ओके जी, डेटा मैनिपुलेशन। आज हम अभी डीएमएल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट से ग्रुप फंक्शंस, सिंगल रो फंक्शंस, ज्वाइंट्स, सब क्यूरीज, सेट ऑपरेटर्स, ये सारे हमने देख लिए, ठीक है। क्यूरीज वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसमें हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं डीएमएल में। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज, ठीक है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज। तो मर्ज मेरे ख्याल में हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। Data manipulation language, a DML statement is executed when you want to add new rows to a table, या किसी एग्जिस्टिंग रो को आप चेंज करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, तब भी आपको डीएमएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। और या फिर आप किसी रो को या सेट ऑफ रोज को रिमूव करना चाहें तो आपको डीएमएल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। देन है जी ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट्स दैट फॉर्म अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ट्रांजैक्शन को बता सकते हैं ले मैन में, ताकि सबको समझ आ जाए क्या होती है एक ट्रांजैक्शन। तो कोई एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो या डिलीट हो जाए या अपडेट हो जाए, एक चीज जो कि एक चेंज करे टेबल के अंदर या कि सेट ऑफ टेबल्स के अंदर, वो एक ट्रांजैक्शन है। अच्छा, ट्रांजैक्शन की कंपल्शन क्या है कि कितनी नंबर ऑफ उसमें डीएमएल स्टेटमेंट्स हो सकती है? एटलीस्ट वन। एक से ज्यादा भी हो सकती है जी, प्रोसेस भी बोल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि डेटाबेस की पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ट्रांजैक्शन बोलें, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में प्रोसेस इज समथिंग एल्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन को जरा देख लेते हैं। मैंने एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी अपडेट करनी है और उसकी सैलरी जो एक्चुअल सैलरी है उसमें 1000 रुपीज ऐड करके वो सैलरी करनी है। तो मैं करूंगा जी अपडेट की स्टेटमेंट, ठीक है। अपडेट, उसके बाद उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट करूंगा। और अच्छा, जब आप डाटा चेंज करते हैं ना ओरेकल में, इंसर्ट के थ्रू या अपडेट के थ्रू या डिलीट के थ्रू डाटा चेंज ही आएगा, ठीक है। मैं इसको चेंज ही कंसिडर करता हूँ। तो वो डाटा जो चेंज होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है, ठीक है। जो यूजर डाटा चेंज करता है वो चेंज सिर्फ उसी यूजर को विजिबल होती है, किसी दूसरे यूजर को विजिबल नहीं होती। तो जब आप डाटा चेंज करें तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि एक होता है कमिट का और एक होता है रोल बैक। कमिट का मतलब है कि आपने जो चेंज की अब आप उसको परमानेंट करना चाहते हैं, तो वंस आपने कमिट कर दिया आप रोल बैक नहीं कर सकते, और वंस आपने रोल बैक कर दिया आप कमिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। रोल बैक कर दिया तो रिवर्ट बैक हो जाएगी, और वही चेंज दोबारा करनी है तो दोबारा से एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। और अगर आपने कमिट कर दिया तो आप चाहते हैं जी रोल बैक हो जाए, तो अब वो रोल बैक नहीं होगी क्योंकि वो परमानेंट हो चुका हुआ, फिर दोबारा से उसको रिवर्ट करने के लिए ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी चेंज हो जाए और वट एवर मैं जो भी चाहता हूं वो उसकी सैलरी चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपडेट की स्टेटमेंट चलाऊंगा। वो लेट्स से उसने उस अपडेट की स्टेटमेंट ने वही रो अपडेट की जो मैं चाहता हूं, और फिर मैंने कमिट कर दिया। तो क्या हुआ, ये एक ट्रांजैक्शन है। इसमें कितनी स्टेटमेंट्स हैं? एक ही अपडेट की स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और ट्रांजैक्शन भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट ए एंड बैंक अकाउंट बी। मैं अकाउंट ए में जो बैलेंस है वो है जी 10,000, अकाउंट बी में जो बैलेंस है वो है जी 7,000। मैं अकाउंट ए से अकाउंट बी में 1000 रुपीज ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो क्या तरीका हो सकता है? अगर ये दो आपको डिफरेंट रिकॉर्ड्स नजर आए, ये रिकॉर्ड 1 है एक टेबल के अंदर, रिकॉर्ड 2 है एक टेबल के अंदर, ये अकाउंट ए है उसमें ये बैलेंस है, अकाउंट बी है इसमें ये बैलेंस है। तो अगर ये एक टेबल में 2 रिकॉर्ड्स आपको नजर आए तो आप किस तरीके से इसको करेंगे कि मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 1000 रुपीज मैंने ट्रांसफर करने? गुड, एक में से कम करेंगे, दूसरे में ज्यादा करेंगे, ऐसे ही है ना। तो आप एक दफा अकाउंट ए को अपडेट करेंगे, उसमें से 1000 रुपीज माइनस करेंगे, ठीक है ना। फिर अकाउंट बी को अपडेट करेंगे, उसमें 1000 रुपीज ऐड करेंगे। तो ये एक ट्रांजैक्शन है। इसमें कितनी स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है? 2।
अच्छा, सर ये ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हम अकाउंट बी को अपडेट करें, तो उसमें अकाउंट ए का बैलेंस ऐड कर दें और फिर हम अकाउंट ए का पूरा वो तो पूरा हो जाएगा ना, मुझे 1000 से इसमें से करना जितना उसका बैलेंस है वो सारा इसमें ऐड हो जाएगा। है। सारा देखें, जितना भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक जो ट्रांजैक्शन होती है ना, उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखें, इस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर पहली स्टेटमेंट चली और दूसरी नहीं चल सकी, तो डाटा एनॉमली हो जाएगी, डाटा करप्ट हो जाएगा। यानी कि एक अकाउंट से तो पैसे निकल गए, दूसरे अकाउंट में नहीं आए, लेकिन पैसे गायब हो गए, कोई पता नहीं पैसे किधर गए। ठीक है ना, ट्रैक करना मुश्किल है इसके लिए। हाँ, आपकी जो ट्रांजैक्शन होती हैं, एक जो ट्रांजैक्शन होती है, या तो होली वो कंप्लीट होना चाहिए, सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए, या उस ट्रांजैक्शन में कोई इंडिविजुअल स्टेटमेंट अगर फेल हो जाए तो सारी ट्रांजैक्शन रिवर्ट बैक होनी चाहिए। समझ आई? आप ये नहीं कर सकते कि स्टेटमेंट यानी पहले अकाउंट में से डाटा माइनस किया या आपने अमाउंट माइनस की और कमिट कर दिया आपने। अगर आपने इसको कमिट कर दिया तो ये चेंज परमानेंट होगी। जब आप एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं और जब उसको कमिट कर देते हैं, तो उसको ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है। तो आपने कमिट पहले अकाउंट को अपडेट करने के बाद नहीं करना, बल्कि पहला अकाउंट अपडेट करना है, फिर साथ ही दूसरा अकाउंट अपडेट करना है। अगर ये दोनों फिर चेक करना है कि दोनों अपडेट हो गए, फिर कमिट करना है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन एज अ होल या तो कमिट होती है, या फिर उनमें से एक भी स्टेटमेंट फेल हो जाए तो वो सारी की सारी रिवर्ट बैक हो जाती है। तो एक ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारी डीएमएल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना डाटा है, कौन सा डाटा आपने मॉडिफाई करना है या इंसर्ट करना है या अपडेट करना है। ठीक है, उसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं और एक सिंगल डीएमएल स्टेटमेंट भी हो सकती है एक ट्रांजैक्शन के अंदर। क्लियर है? ओके। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? ऐसी स्टेटमेंट्स जो एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क परफॉर्म करें। लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है, जैसे मेरे केस में था कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना है, तो ये उसके लिए बैकएंड पे हो सकता है 4 स्टेटमेंट्स चाहिए हो या 2 स्टेटमेंट्स चाहिए हो, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है। तो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए जितनी स्टेटमेंट चाहिए होती हैं वो एक ट्रांजैक्शन कहलाती है। अच्छा, अगर आपने नई रो इंसर्ट करनी हो किसी टेबल में, तो इंसर्ट की स्टेटमेंट है, सिंटैक्स है उसका इंसर्ट इनटू और आगे टेबल का नाम, और ऑप्शनली आप लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे सकते हैं और वैल्यूज, और उसके बाद हर कॉलम के लिए फिर आपको वैल्यूज देनी पड़ेंगी। इस सिंटैक्स के थ्रू आप एक वक्त में एक रो इंसर्ट कर सकते हैं किसी टेबल में। ओके, इंसर्ट करके देखते हैं जरा। एम्प्लॉयज के टेबल में देखते हैं, थोड़ा समझ लें पहले इसको। डिस्क्राइब अगर किसी भी टेबल के ऊपर है ना, तो उसमें आपको 3 इन्फॉर्मेशन देता है, वो 3 चीजें आपको बताता है उस टेबल के बारे में। उस टेबल में कॉलम्स कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं और उनकी डाटा टाइप्स क्या हैं। जैसे यहाँ पे वो बता रहा है कि ये डाटा टाइप्स हैं डिफरेंट कॉलम्स की, और वो नल लेबल हैं कि नहीं। जिनके आगे नॉट नल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि वो ऐसे कॉलम्स हैं जिनको एम्प्टी नहीं छोड़ा जा सकता, उसमें कोई ना कोई जरूर वैल्यू देनी है आपने। ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल में अगर आपको ये बता दूं, ये तो कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिनमें जरूर डाटा जाएगा, आपको डाटा इंसर्ट करना होगा, उनमें आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते उनको। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे कॉलम जो कि डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, जैसे ये डिपार्टमेंट आईडी है, इसमें डिपार्टमेंट आईडी ये फॉरेन की है यहाँ पे, इसमें हम डिपार्टमेंट आईडी वही दे सकते हैं जो उसके पेरेंट टेबल के अंदर है, जो कि डिपार्टमेंट्स का टेबल है। इसमें हम डिपार्टमेंट आईडी 1 नहीं दे सकेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 1 किसी डिपार्टमेंट की नहीं है, वो चेक करेगा जब आप एंटर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैनेजर आईडी है, मैनेजर आईडी रिप्रेजेंट करिए इसी टेबल की एम्प्लॉय आईडी को, तो मैनेजर आईडी में भी हम कोई ऐसा मैनेजर आईडी नहीं दे सकते जो किसी एम्प्लॉय की आईडी ना हो। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जॉब आईडी है, जॉब आईडी जॉब्स के टेबल में जॉब अंडरस्कोर आईडी के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जॉब आईडी में भी हम कोई ऐसी जॉब आईडी नहीं दे सकते जो जॉब्स के टेबल के अंदर किसी जॉब को जॉब आईडी असाइन ना हो। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर एंटर करें, अपने हर आप में से एंटर करें अपना एम्प्लॉय आईडी 1 एंटर कर ले, फर्स्ट नेम अपना, लास्ट नेम अपना ईमेल, अपना फोन नंबर, अपनी हायर डेट, अपनी जॉब आईडी देख लें कौन सी एंटर करनी है। जॉब आईडी वही एंटर करनी है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो जॉब्स के टेबल के अंदर है। ठीक है। तो आप लोग एक एक रो एंटर करें इस टेबल के अंदर और अपनी डिटेल्स एंटर करें। तो मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूं, आप करेंगे इंसर्ट इनटू और आगे टेबल का नाम और वैल्यूज, और उसके बाद हर कॉलम के लिए सीक्वेंस में वैल्यू। पहले इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी आ रही है तो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे 1। फिर आप फर्स्ट नेम में जो भी है जी लेट से अली, लास्ट नेम में जो भी है जी
ठीक है। इसके बाद ईमेल एड्रेस आ रहा है, अगर नहीं देना चाहते ईमेल एड्रेस जो है ना, वो ईमेल एड्रेस है जी नॉट नल, ईमेल एड्रेस जरूर देना पड़ेगा। मैं इसको सिंगल कोट में दे देता हूँ। इसकी डाटा टाइप करेक्ट वार्चर है तो सिंगल कोट में जो करेक्टेड डाटा होगा वो सिंगल कोट में देंगे आप, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ जी ali@hotmail.com। इसके बाद फोन नंबर वाचर 2 है लेकिन नल लेबल है, तो आप इसको नल छोड़ सकते हैं। कोई वैल्यू देना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो सिंपली नल लिख दें, ठीक है। हायर अंडरस्कोर डेट, इस कॉलम की डाटा टाइप डेट है और नॉट नल है, इसमें कोई डेट जरूर देनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें या तो डेट दे दूँ 01 लेट्स से जनवरी 12। इस फॉर्मेट में सिंगल कोट्स में आपको डेट देनी पड़ेगी और डेट फॉर्मेट सेंसिटिव है, DDMON RR के फॉर्मेट में देनी पड़ेगी आपको। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, मैं करंट सिस्टम की डेट एंड टाइम इसमें इंसर्ट करना है तो सिस डेट का फंक्शन है जो आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जॉब अंडरस्कोर ID, जॉब्स के टेबल में है जी एक जॉब ID IT_EROG, मैं वो दे देता हूँ, आप जो मर्जी आप, लेकिन वो देख लें कि वो ये जॉब ID जॉब्स के टेबल के अंदर जॉब ID में एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। सैलरी में दे देता हूँ 20,000, कमीशन PCT नल, मैनेजर ID इसके दे देता हूँ जी नल, वो सिंगल कोट्स में देंगे। फिर आपने फोन जो है फोन नंबर, हाँ जी, अच्छा वो एरर दे देगा फिर, नहीं फोन नंबर जो है हाँ चल जाएगा, ठीक है। वो खुद ही अगर वो सिर्फ वो नंबर दें तो वो सिर्फ नंबर देना इसमें, वो फिर वो उसको खुद ही करना, हाँ फिर वो एरर देगा। मतलब आपने किसी कॉलम की याद में वैल्यू ज्यादा दे दी या वैल्यूज कम दे दी। क्योंकि उसमें देखें मैनेजर ID जो है वो नल लेबल है, यहाँ पे इसमें नॉट नल नहीं लिखा हुआ, तो मैंने इसलिए इसको नल दे दिया। अदरवाइज मैनेजर ID में किसी एम्प्लॉय की पहले देखनी पड़ती थी कौन सा एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय ID दे देता है। नहीं तो इसमें मैनेजर ID एक एम्प्लॉय अपना मैनेजर तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पे तो यही लगता है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट कर रही होती तो ये एरर दे देता, ठीक है ना। एम्प्लॉय ID आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइमरी की है। जिनको इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट का एरर आ रहा है ना, इसका मतलब है उन्होंने किसी चाइल्ड कॉलम में डाटा एंटर करने की कोशिश किया जो कि पेरेंट के अंदर अवेलेबल है। आपको कौन से नॉट इनफ का वैल्यूज का मतलब है कि नंबर ऑफ वैल्यूज देख लेना, ये नंबर ऑफ कॉलम्स देख लें कितने, और फिर उनके अगेंस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज देख लें कि हर कॉलम के अगेंस्ट आपने वैल्यू दी है, कॉलम स्किप तो नहीं कर दिया। हाँ तो जो मिस हो गया एडिट करना ED करें, जो मिस हो गया उसकी वैल्यू दें। वो पूरा एरर पड़े ना फिर आपको पता चलेगा। हाँ जॉब ID के कॉलम में आपने कोई जॉब ID ऐसी दी है जो कि जॉब्स के टेबल में जॉब ID के कॉलम में एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपने जॉब ID क्या दी है, क्या दिया आपने जॉब ID? हाँ नहीं वो अपनी तरफ से आप नहीं दे सकते। जॉब ID जो है वो कोई ऐसी होनी चाहिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो। मैं एक और सेशन ओपन करता हूँ, कमिट कर दें इसको, हाँ इसको कमिट कर दें। ऑर्डर भी सेम ही होना चाहिए। ठीक है, मैंने जॉब ID जो है, अब ये जॉब्स का टेबल है उसमें जॉब ID है, अब जॉब ID इनमें से कोई एक आप दे सकते हैं, इसके अलावा आप कोई नहीं दे सकते अपनी, क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज के टेबल में जॉब ID का कॉलम है वो इसको यहाँ से आके चेक करता है, रेफर करता है इसमें, वो फॉर्म की है। पहले इधर इंसर्ट करनी, हाँ पहले उधर वो इंसर्ट करानी पड़ेगी, अदरवाइज मैंने इसको दिया है IT_PROG, तो वो यहाँ पे देखें एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे उसमें एंटर करने दी।
तो आपने सीक्वेंस में वैल्यूज देनी है। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलम्स नहीं स्पेसिफाई किए ना, तो फिर आपको जिस टेबल उस टेबल के अंदर जो सीक्वेंस है कॉलम्स है उसी सीक्वेंस में आपने वैल्यूज देनी है। ये जो आपने पहली वैल्यू दी है इस टेबल के पहले कॉलम के लिए है, दूसरी वैल्यू दी है वो दूसरे कॉलम के लिए है, एंड सो ऑन। अगर सीक्वेंस में ना देना तो फिर नहीं, फिर यहाँ पे कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे इस जगह, और वो नेम जिस सीक्वेंस में होंगे वो सीक्वेंस में वैल्यू देंगे। हाँ सब कुछ सही है, पर कह रहा है वैल्यू एलिमेंट स्पेसिफाइड प्रिसाइज सीरियल लेवल फॉर दिस कॉलम। हमने कोई ऐसा कॉलम है जिसमें मे बी सैलरी में कोई ज्यादा सैलरी ना दे दी हो ना, उसकी लेंथ देखें। 5000 दी है सर, अच्छा। सैलरी जो है वो 82 है। डिपार्टमेंट आईडी क्या दी है? राज अच्छा, और एम्प्लॉय आईडी 1 और डेट क्या दी है? डेट से डेट मीडिया आईडी दी है आपको कमीशन दी है 25 कमीशन। हाँ, कमीशन जो है ना वो 2,2 है ना, यानी कि वो सारा वो टोटल उसकी विड्थ 2 हो सकती है और वो सारी की सारी डेसिमल में आ जाएगी, यानी कि पॉइंट 25 दे सकते हैं आप उसको, 25 नहीं दे सकते आप। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से एक और रो इंसर्ट करें और सिर्फ जो है ना एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, ईमेल, हायर डेट और जॉब आईडी के कॉलम में वैल्यूज एंटर करें, बाकी कॉलम्स को छोड़ दें। ठीक है, तो आप इसी को मॉडिफाई, इसी को आप कर लेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। तो जिन कॉलम्स में आपने वैल्यूज देनी है वो कॉलम्स आप सिंपली यहाँ पे लिख लें। जो मैंडेटरी कॉलम है सिर्फ उसमें डाटा एंटर करें, जो नॉट नल कॉलम है सिर्फ उनमें वैल्यूज एंटर करें। केबल चेक करना और आगे हाँ, आपको जिन कॉलम्स के जरूरी नहीं है, आप ये भी कर सकते थे कि फर्स्ट नेम आप नहीं वैल्यूज बाद में देते हैं ना, ये देखें। आप नल कर लेते हैं हाँ, वो तो हमेशा ही ऐसे आएगा ना, इंसर्ट इनटू आगे टेबल का नाम और आगे जो लिस्ट ऑफ कॉलम्स है वो ऑप्शनल है, वो देना चाहें तो ठीक है, ना देना चाहें अगर नहीं देंगे तो फिर सारे कॉलम के लिए वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप किसी कॉलम में नल देना चाहते हैं तो फिर एक्सप्लिसिटली, जैसे यहाँ पे देखें, मैंने एक कॉलम में वैल्यू नहीं देनी थी तो मैंने नल दिया, दूसरे कॉलम में वैल्यू नहीं देनी थी तो मैंने नल पैसे स्पेसिफाई किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें उन कॉलम्स के लिए मैं कोई वैल्यू ही ना दूं, तो फिर मैं क्या करूँ कि लिस्ट ऑफ कॉलम्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं जिसमें मैंने वैल्यूज एंटर कर दी और फिर उसी सीक्वेंस में उसके अगेंस्ट वैल्यूज दे दूं। इसमें ऑर्डर जो है वो चेंज। इसमें देखें, हाँ इसमें देखें एम्प्लॉय आईडी जो है ना ये है, मैं मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे पहले लिखूं, अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सेकंड नंबर पे लिखूंगा तो ये फिर 2 सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, यानी जिस सीक्वेंस में आपने ये कॉलम्स यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं उसी सीक्वेंस में फिर आपको यहाँ पे वैल्यूज देनी पड़ेगी। तो करेक्टर डाटा सिंगल कोट्स में आएगा और वो केस सेंसिटिव है, जिस केस में आप लिखेंगे उसी केस में जाके टेबल में स्टोर होगा। आप अपर केस में लिखेंगे अपर केस में स्टोर होगा, आप लोअर केस में लिखेंगे लोअर केस में स्टोर होगा, और इनिट कैप में लिखेंगे इनिट कैप में होगा। डाटा केस सेंसिटिव है, सर्च करेंगे तो अगर आप स्टोर आपने अपर केस में किया होता है, सर्च करते बाद आप उसको लोअर केस में सर्च करा रहे हैं तो फिर नहीं डाटा आपको दिखाएगा, क्योंकि डाटा इज केस सेंसिटिव, फॉर्मेट सेंसिटिव है, वो सिंगल कोट्स में। और अगर आप फंक्शन यूज करें ना, अगर किसी फंक्शन का नाम, तो वो तो कोट्स में नहीं दे सकते हैं, वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो जो वैल्यू लेके आएगा वो एंटर होगी, और अगर आप अपनी तरफ से वैल्यू दे रहे हैं तो वो सिंगल कोट्स में देंगे।
जी जी चल रही। अच्छा, अब ये जो डाटा चेंजेस है ना, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कमा लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो ये मुझे दिखा रहा है जी 109 रोज दिखा रहा है मुझे। जो मैंने भी 2 रोज एंटर किए हैं वो भी मुझे नजर आ रही है, वो मुझे नजर आ रही है जी सबसे टॉप पे। ठीक है, अच्छा देखिएगा इधर, एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब ये दूसरे एक और सेशन में मैं चला जाता हूं। मैं यहां पे करता हूं जी सिलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। यहां पे मुझे दिखा रहा है जी 107 रोज। ठीक है, दूसरा जिस सेशन में डाटा एंटर किया है वहां पे दिखा रहा है 109 रोज। तो आपने जो डाटा एंटर किया है वो टेम्पररी है। ठीक है, वो किसी और यूजर को विजिबल नहीं होगा जब तक कि आप जिस यूजर ने डाटा एंटर किया है वो उसको परमानेंट नहीं करता। कमिट कर दिया आपने, अब अगर आप ये क्यूरी दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो अब आपको 109 रोज उसमें दिखेंगे। COMMIT कमिट और सेमीकोलन लेके एंटर करेंगे तो जो आपने चेंजेस किए हैं, जो रोज एंटर किए हैं वो परमानेंटली सेव हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट्स के टेबल में एंटर कर रहा है और डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, फिर हर कॉलम के लिए वैल्यू दे रहा है। तो ये जो उसने कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई किए हैं, अब नाम स्पेसिफाई करें तो हर कॉलम के लिए वैल्यू देनी पड़ेगी, और अगर आपने स्पेसिफाई कर दिए तो फिर उन कॉलम्स के लिए वैल्यू देनी पड़ेगी। कैरेक्टर वैल्यू सिंगल कोट्स में होंगी और डेट वैल्यूज भी सिंगल कोट्स में होंगी। अगर आप लिटरल डेट पे अगर कोई फंक्शन यूज करें तो वो कोट्स में नहीं होगा। अगर आप किसी कॉलम में वैल्यूज नहीं देना चाहते, जैसे वो डिपार्टमेंट्स के टेबल में उसमें 2 ऑप्शन हैं कि अब लेट्स से डिपार्टमेंट के टेबल में आप 2 कॉलम्स हैं, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम में वैल्यूज देना चाहते हैं, तो आप पैरेंथेसिस में सिर्फ वो कॉलम दे दें और उनके नाम दें, उन कॉलम्स के अगेंस्ट वैल्यूज दे दें। बाकी इस टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं अगर वो नॉट नल नहीं है, ठीक है, उनमें अगर नल इंसर्ट हो सकता है तो वो उसमें बाय डिफॉल्ट नल इंसर्ट हो जाएगा। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खुद से सारे कॉलम्स के लिए वैल्यूज दें, जैसे यहाँ पे उसने कहा इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, और आगे कॉलम्स की लिस्ट स्पेसिफाई नहीं की, तो फिर हर कॉलम के अगेंस्ट आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे डिपार्टमेंट आईडी के अगेंस्ट दे रहा है, डिपार्टमेंट नेम के अगेंस्ट दे रहा है, मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी के अगेंस्ट नल वो पुट कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, या तो कॉलम स्पेसिफाई कर लें, सिर्फ उन कॉलम्स के लिए वैल्यूज दें, या फिर सारे कॉलम्स के लिए वैल्यूज दें और जिन कॉलम्स में आपने वैल्यूज नहीं देनी वहां पर नल स्पेसिफाई कर दें। जो कलम जिनमें नॉट नल है, हाँ, उसमें नल नहीं हो सकता। उनमें अगर इसका करना है जो फर्स्ट मेथड है, हाँ, वो अगर कोई एक कॉलम आपने स्किप कर दिया ना तो वो एरर आएगा, वो कहेगा क्योंकि उसमें आपने वैल्यू दी नहीं ना, तो बाय डिफॉल्ट उसमें नल इंसर्ट करने की कोशिश करेगा। जब वो नल इंसर्ट करेगा तो उस कॉलम पे सेट हुआ है कि इसमें नल नहीं हो सकता, इसमें नॉट नल है, उसमें मस्ट उसमें वैल्यू देनी ही देनी है आपने, उसको स्किप नहीं कर सकते इन एनी केस। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जैसे एम्प्लॉय आईडी है, ऐसा एम्प्लॉय कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको कोई आईडी ना मिली हो। ठीक है, वो रूल्स हैं, दीज आर रूल्स। वो रूल डाटा के ऊपर रूल्स लगे हुए, टेबल्स के ऊपर रूल्स लगे हुए हैं। स्पेशल वैल्यूज मीन के जैसे सिस डेट का फंक्शन है, हायर अंडरस्कोर डेट के कॉलम में वो सिस डेट पास कर रहा है, तो सिस डेट सिंगल कोट्स में नहीं देंगे आप। अगर आप अपनी तरफ से कोई डेट देंगे तो वो सिंगल कोट्स में देंगे और पर्टिकुलर फॉर्मेट में देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं वो सिस्टम की डेट को से उठाए तो सिस डेट का फंक्शन यूज कर लेंगे, तो उसको सिंगल कोट्स में नहीं देना आपने। सर अगर फॉर्मेट भी साथ मेंशन करना हो तो फिर किसके साथ? अगर पास में जो डेट दे रहे हैं, हाँ, वो अगर आप अपनी तरफ से दे रहे हैं ना सिस डेट, तो फिर तो नहीं लिखेंगे ना सिस डेट, तो वो अपने पर्टिकुलर फॉर्मेट में उठा लेगा उसको। अगर आप नहीं टू डेट के बगैर भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जी हायर डेट है, मैं हायर डेट में एक तो एम्प्लॉय आईडी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सिस डेट की जगह पर्टिकुलर डेट में देना चाहता हूँ, तो सिंगल कोट्स में जैसे 01 जनवरी
सिंगल कोट्स में जो डेट का फॉर्मेट है dd डैश mon डैश YYYY या HRRR अगर मंथ एरर दे दे तो एरर दे देंगे, क्योंकि ओरेकल का जो डेट डाटा टाइप का कॉलम है ना उसमें डेट इसी फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। आप अगर JN पहले लिख देंगे डैश 01 बाद में लिख देंगे फिर वो एरर दे देगा, ठीक है। टू डेट कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ वो हाँ टू डेट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आपके लेट से किसी और फॉर्मेट में आपके पास जो डाटा आ रहा है सोर्स वो एसक्यूएल सर्वर से आ रहा है, उसमें डेट का फॉर्मेट और है, वो आप एंटर करना चाहते हैं डेट ओरेकल की किसी डेट कॉलम के अंदर डाटा, उसको टू डेट करके कन्वर्जन करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं यहाँ इसको करता हूँ डाटा एंटर करता हूँ जी एक कोर एम्प्लॉय के अगेंस्ट, ये डाटा मेरे पास एरर दे दिया उसको, ठीक है। अब इसको अगर मैं इसी फॉर्मेट में डाटा एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे to_date का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब ये जो स्ट्रिंग है ना ये वाली, ये किस फॉर्मेट में है यहाँ पे उसका फॉर्मेट में दे दूंगा। स्ट्रिंग है जी, पहले FEB आ रहा है, ये मीन्स के MON आ रहा है, उसके बाद स्पेस आ रही है, उसके बाद 2 डिजिट्स में डे आ रहा है, उसके बाद स्पेस आ रही है, उसके बाद 4 डिजिट्स में ईयर आ रहा है। तो टू डेट का फंक्शन क्या करेगा, आपकी जो स्ट्रिंग है उसको ओरेकल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, फिर टेबल में इंसर्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो डेट कॉलम में Feb 3,1999 एंटर करना चाह रहे हैं तो उसको टू डेट का फंक्शन यूज करना पड़ा है, और ये जो स्ट्रिंग है पर्टिकुलर उसका फॉर्मेट वो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ओके, आप एक रो एंटर करें, सिर्फ वो जो रिक्वायर्ड कॉलम है उसमें डाटा एंटर कीजिएगा, और डेट जो है वो जो एंटर करते वक्त आपने फॉर्मेट देना है वो आपने देना है जी ये फॉर्मेट है डेट का जो एंटर करना है डेट कॉलम में। तो डाटा एंटर करते हैं जी, मुझे सिर्फ एक डेट मैंने दिया वो एंटर करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या है कि ऐसे सारे कॉलम जो नॉट नल है मुझे उन सब के अगेंस्ट वैल्यूज देनी पड़ेगी, ठीक है। वो सारे जरूर एंटर करने, अदरवाइज वो डाटा एंटर नहीं होगा, ठीक है। मैं करूंगा जी इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, या तो ये है कि मैं एंटर कर दूं और वैल्यूज लिख के इन सारे कॉलम्स के अगेंस्ट तो जरूर वैल्यू दूं, जो नॉट नल है बाकियों के अगेंस्ट नल नल लिखता जाऊं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं सिर्फ वही कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लूं जिनमें मैंने वैल्यूज देनी है। ये मैंडेटरी कॉलम है जो इनके आगे नॉट नल लिखा हुआ, ये मुझे जरूर इंक्लूड करने पड़ेंगे, और मैं वैल्यूज में दे दूंगा।
इसका फॉर्मेट दे दूंगा, ये फॉर्मेट है जी MON, स्पेस है, उसके बाद DD है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद स्पेस है, फिर Y है, फिर स्पेस है, फिर HH24 है, फिर कॉलन है, फिर MI है, फिर कॉलन है, फिर SS और जॉब ID में दे देता हूँ। हाँ पे कह रहा है मिसिंग कॉमा, पैरेंथेसिस क्लोज नहीं की शायद, हाँ यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज कर टू डेट के फंक्शन। ठीक है जी, क्लियर है। कमिट से परमानेंट हो जाएगा। फिर आप जो है ना वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, फिर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन आईडी, वैल्यूज में इंस्टेड के वैल्यूज दे M%, कोई वेरिएबल का नाम दे रहा है M% वेरिएबल का नाम, M% वेरिएबल का। जब आप एंटर करेंगे तो M% हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो क्या करता है कि वो आपसे वैल्यू मांग लेता है। तो जब आप M% आपने किया तो आप जब एंटर करेंगे तो डिपार्टमेंट आईडी के केस वैल्यू मांगेगा, डिपार्टमेंट नेम के केस मांगेगा, लोकेशन के केस मांगेगा, फिर वो वैल्यू एंटर कर देगा, फिर दोबारा स्लैश के एंटर करेंगे, फिर दोबारा वैल्यूज मांगेगा। तो आप सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स के थ्रू डायनेमिक एसक्यूएल बना सकते हैं कि वो बार बार आपसे वैल्यूज मांगे, वो मल्टीपल रोज आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ स्क्रिप्ट बना के। हाँ जी, खत्म करना कमिट वैल्यू तो मांगता रहेगा। नहीं, आप स्लैश लिख के एंटर करेंगे तो तभी मांगेगा ना। ठीक है, वो क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तभी मांगेगा, अदरवाइज तो नहीं मांगेगा। वो एक दफा एक रो एंटर की, वो आएगा जी एक वन रो एंटर, फिर आप स्लैश लिख के एंटर करेंगे, वही क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा इंसर्ट पर। वो स्लैश लिख के एंटर नहीं करेंगे तो फिर नहीं क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा लास्ट। तीन वैल्यूज नहीं रहेगी, दोबारा तो फर्स्ट पे नहीं देगा दोबारा। नहीं लूप तो नहीं लगेगा ना। देखें लेट में करता हूँ जी इंसर्ट, ये स्टेटमेंट दे देता हूँ जो भी मैंने एंटर किया। देखा एक फील्ड ऐड नहीं कर सकते, नॉट नल बहुत सारी ना। हाँ ये भी है वैसे। चलिए आप बोल M% ID का लेते हैं, M% सिंगल कोड वो कैरेक्टर कॉलम तो M% L नेम का लेते हैं, M% सिंगल कोर्स में M% मेल का लेते हैं, सिंगल कोर्स में M% H डेट का लेते हैं, और सिंगल कोर्स में M% जॉब का। और ठीक है, कॉलम का वो उसका नाम तो जो वेरिएबल का नाम जो मर्जी दे दें। ठीक है, अब यहाँ एंटर करता हूँ। पहला जो मैंने आईडी का वेरिएबल दिया उसने वेरिएबल वैल्यू मांग ली, मैं इसको 10 दे देता हूँ। लास्ट नेम में मैं दे देता हूँ जी कुछ भी दे देता हूँ, ईमेल में कुछ भी दे देता हूँ, हायर डेट में मैं 6 डेट दे देता हूँ, जॉब आईडी में IT_ प्रोग्राम में दे देता हूँ। सॉरी 6 डेट, क्योंकि वो मैंने सिंगल कोट्स में दिया हुआ ना, तो वो मुझे कोई डेट देनी पड़ेगी। मैं इसको दोबारा से करता हूँ, ID 10, लास्ट नेम @ जो भी है जी, हायर डेट में इसको देता हूँ जी 01 जनवरी 12, जॉब है जी IT_ प्रोग्राम। एक रो इंसर्ट। अब दोबारा स्लैश लिख के एंटर करूंगा, फिर वो वैल्यू मांगने को पड़ेगा, फिर एंटर करूंगा। हाँ, अब वो मुझे क्यों दोबारा नहीं लिखेगा, अब सिंपली मैं स्लैश लिख के एंटर करता हूँ, अब वो फिर दूसरी नई रो के लिए वैल्यूज मांग रहा है। सर अगर हम ये कोर्स में नहीं देते वेरिएबल्स हम दे रहे हैं, हाँ तो फिर आप वैल्यूज देते वक्त आपको, हाँ वो फिर वैल्यूज आपको कोर्स में देनी पड़ेगी। सर अगर एक हमने इसमें और सेट कर दी है एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4 रिकमेंड नहीं किया, तो कोई और यूजर अपने सेक्शन में वो भी ऐड कर सकता है? नहीं, एरर आएगा, ये अगर रिकमेंड नहीं हुआ फिर वो इंडेक्स में तो एंट्री कर देगा ना। वो इंडेक्स की बेस पे वो जो वेरीफाई करता है ना, जो कि वो यूजर ने किसी और यूजर ने वैल्यू एंटर की है कि नहीं, वो इंडेक्स के बेस पे करता है, तो इंडेक्स में एंट्री चली जाती है, बाद में रिमूव हो जाती है अगर आप रोल बैक कर दें। अच्छा, अगर आपने किसी और टेबल से डाटा एक टेबल से दूसरे टेबल में कॉपी करना हो तो इंसर्ट इनटू, इसी तरीके से टेबल का नाम, ऑप्शनली लिस्ट ऑफ कॉलम्स के नाम, और वैल्यूज की जगह आप क्यूरी लिख लेंगे।
दिस इज कॉल्ड ये सब क्यूरी के थ्रू आप डाटा सेलेक्ट करें। तो ये क्यूरी जितना डाटा लेके आएगी वो इस टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय आईडी आईडी के कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा, लास्ट नेम नेम के कॉलम में, सैलरी सैलरी के कॉलम में, कमीशन पीसीटी के कॉलम में। ठीक है, मैं एक डमी टेबल क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। लेट मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल टेस्ट। इसमें 2 कॉलम रखता हूँ, आईडी उसकी डाटा टाइप नंबर और नेम उसकी डाटा टाइप वार्चर 2 30 रख देता सर वाचर 2 और 2 सिंपल वाचर में क्या डिफरेंस? अब वार्चर जो डाटा टाइप है ना ऑलरेडी है। अच्छा, वार्चर में विड्थ कम थी, अलाउ थी, अब वार्चर 2 ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, वार्चर डाटा टाइप पहले थी ओरेकल 6 तक, शायद ओरेकल 7 ऑनवर्ड वार्चर 2 डाटा टाइप आई। हाँ, अच्छा, अब इसमें डाटा अगर इंसर्ट करना हो, अब टेस्ट का नया टेबल क्रिएट हुआ है, इसमें कोई डाटा नहीं है, टेबल नया क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसमें इंसर्ट करना तो इंसर्ट इनटू टेस्ट 1 और मैं आगे सब क्यूरी लिखता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कामा लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो उस एम्प्लॉयज के टेबल में जितना डाटा था, ये क्यूरी जितना डाटा लेके आई वो सारा डाटा टेस्ट के टेबल में इंसर्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, इन 3 कॉलम पे आईडीज। हाँ, क्योंकि 2 कॉलम्स आईडी और नेम, मैंने क्योंकि आईडी और नेम ही सिलेक्ट किए हैं सिर्फ। तो आपने क्या करना है, जो टेबल जिस टेबल में आप डाटा इंसर्ट करें और क्यूरी में जो डाटा आप डाटा ला रहे हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स मैच करने चाहिए। या लेट से आपके जो टेबल है उसमें ज्यादा कॉलम्स हैं और जो सोर्स टेबल है उसमें कम कॉलम्स हैं, तो फिर आप इंसर्ट करते वक्त यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलम स्पेसिफाई कर लें और फिर उन्हीं कॉलम्स के अगेंस्ट डाटा सेलेक्ट करना। ठीक है ना, टेस्ट में तो 2 कॉलम थे। हाँ, तो मैंने सिर्फ 2 ही सिलेक्ट किए ना यहाँ पे। इसमें भी सर सीक्वेंस का है। हाँ, अगर आप यहाँ पे वैल्यू कॉलम्स के नाम नहीं स्पेसिफाई करते तो फिर आपने यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो करना है। ठीक है ना, वहां पे पहला कॉलम आईडी का है तो यहाँ पे पहला कोई ऐसा कॉलम सेलेक्ट करें जो कि आईडी हो या नंबर जिसकी डाटा टाइप हो। हाँ, ठीक है, ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे। परसों इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।